हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम जिसके बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा नर्सिंग टाइम में। यहाँ हम कंपटीशन पर्पस से कुछ एनाटॉमिकल एस्पेक्ट और उसका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एस्पेक्ट दोनों के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले हम एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं, इनका विशेष फंक्शन क्या है, कौन सा अंग किस प्रकार से काम करता है, इस बारे में हम डिटेल्ड पहले एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे, देन कुछ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, और उसके बाद में हम डिजीज को एक साथ पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। उसको एक प्रॉपर वे में पहले क्लासीफाई कर देते हैं ताकि आपको भी क्लियर आइडिया रहे कि हम पूरे नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे डिस्कस करने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन। तो की बात करें तो क्लासिफिकेशन हमने पूरे नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। दो हिस्सों में डिवाइड करने का आधार भी क्या है इस बारे में भी समझें। दो हिस्सों में डिवाइड करने का आधार ये रहा है कि एक तो होता है ऐसा नर्वस सिस्टम का हिस्सा जो सेंट्रली बैठकर अपने सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, कई सारे मेजर फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और एक हिस्सा होता है जो दूर दूर तक जाकर पेरिफेरली हिस्सों तक जाकर अंगों को सप्लाई देता है। तो यहाँ पर पहला हिस्सा हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS लिखते हैं, और होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS के नाम से जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल सिंपली मतलब है जो कि सेंट्रली बैठकर काम करे, और दूसरा होता है पेरिफेरल जो कि दूर दूर तक जाकर अंगों को सप्लाई करे। अब आती है बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से हिस्से आने वाले हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो अलग अलग ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला तो होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि दोनों अंगों के बारे में आपने सुना होगा, पहला होता है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो हमारी क्रेनियल कैविटी मींस स्कल बोन्स के अंदर सुरक्षित है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है यह रीढ़ की हड्डी मींस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सुरक्षित रहता है। दूसरी बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके भी दो अलग अलग हिस्से होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक और सोमैटिक का तात्पर्य समझें कि इन्हें ऑटोनॉमिक और सोमैटिक क्यों कहा गया है। ऑटोनॉमिक शब्द का ही मतलब है कि स्वचालित, मतलब अपने आप फंक्शन करने वाला, जो हमारे स्वैच्छिक कंट्रोल में ना हो, हमारे वॉलंटरी एक्सेस में ना हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम जो अपने आप एक्ट करता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहां पर पहला हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसके बारे में भी आगे हम डिटेल करने वाले हैं कि सिंपैथेटिक किन परिस्थितियों में एक्ट करता है और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो किन परिस्थितियों में एक्ट करने वाला है। अब दूसरा हमने लिखा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब सोमैटिक शब्द का मतलब समझें। सोमैटिक शब्द का मतलब है ऑर्गन्स या अलग अलग विभिन्न अंगों को सप्लाई करने वाला सिस्टम। अब विभिन्न अंग मतलब वो सारे ऑर्गन्स आ गए, स्किन से लेकर फिंगर, हाथ, हमारा जो भी ऑर्गन्स है उन सब तक, डिजिटल पार्ट तक जाने वाली सप्लाई जो है वह हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आने वाली है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी काम करने वाले अंग जो होते हैं या फिर फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, सोमैटिक कैसे सप्लाई पहुंचाएगा, इसके लिए हमारे पास दूर दूर तक जाने वाली अलग अलग नर्व होती हैं। अब नर्व को दो प्रकार की नर्व एक्ट करने वाली हैं। एक तो होती हैं क्रेनियल नर्व्स और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, इनका भी मतलब इनके नाम से ही क्लियर है। क्रेनियल का मतलब होता है खोपड़ी और स्पाइनल का मतलब होता है आपका रीढ़ की हड्डी के अंदर के ऑर्गन। तो यहाँ क्रेनियल नर्व वह नर्व हैं जो कि हमारे ब्रेन मीन्स क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली, निकलने वाली नर्व्स हैं, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और दूसरी होती हैं स्पाइनल नर्व जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचने वाली हैं। तो यहाँ हमने मेजर क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किया कि नर्वस सिस्टम जो होता है उसे मेनली दो हिस्सों में क्लासिफाई किया था, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली दो ऑर्गन्स होते हैं, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास
दो तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमेटिक के अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। इनका सिंपल मतलब ऑटोनॉमिक ऐसा सिस्टम जो कि स्वैच्छिक काम करे, हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में, हमारे स्वैच्छिक कंट्रोल में ना हो, हमारे वॉल्यूंटरी कंट्रोल में ना हो, उसे हम ऑटोनॉमिक कहेंगे। और जो अलग अलग ऑर्गन्स तक सप्लाई पहुंचाता है उसे हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोलने वाले हैं। अब यहां पर एक और चीज ऐड कर लें कि यहां क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व का हमने मतलब समझी है, तो उनकी संख्या भी क्लियर कर लें। क्रेनियल नर्व, ब्रेन से निकलने वाली नर्व जो होती हैं, टोटल 12 पेयर्स में होती हैं, जब स्पाइनल नर्व जो हैं, जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, वह 31 पेयर्स होने, टोटल 31 पेयर्स। यहां पेयर्स का मतलब भी समझे होती हैं, और जोड़े में इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी के मिड लाइन से हम दोनों तरफ बात करें तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ऑर्गन्स को सप्लाई करने के लिए अलग अलग नर्व हमारे शरीर में जाती हैं, अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर ब्रेन से एक ऑप्टिक नर्व निकलती है जो कि हमारी आंखों को सप्लाई देने वाली है, अगर ऑप्टिक नर्व एक लेफ्ट आंख के लिए है तो एक राइट आंख के लिए भी होने वाली है, मतलब पेयर्स में नर्व होती हैं, जोड़े में होने वाली हैं। तो यहाँ एक सिंपल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। यहाँ आगे हम बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ के हम बात करेंगे कि ब्रेन जो होता है उसके अंदर मेनली कौन से हिस्से हैं या कौन से पार्ट हैं, उसके बारे में हम पार्ट या क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक हमने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब यहां नर्वस सिस्टम का मेजर ऑर्गन्स जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज द ब्रेन। तो यहां हमने लिख दिया पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ब्रेन के पार्ट समझने के लिए इसे हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि ब्रेन का अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, इस प्रकार अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। यहाँ ब्रेन को पढ़ना शुरू करें तो ब्रेन को मेनली 3 डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप जानते होंगे। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। यहां तीनों का तात्पर्य समझें। ब्रेन जो हमारी खोपड़ी के अंदर सिचुएटेड है उसे हमने ब्रेन नाम दिया है। तो यहां 3 हिस्से इस प्रकार हैं कि अगर ये आपके पूरा खोपड़ी के अंदर सिचुएटेड ब्रेन का हिस्सा है तो जो हिस्सा हमारे सबसे आगे की तरफ है ये तो हो गया फोर ब्रेन का हिस्सा, जो बीच में है ये हो गया मिड ब्रेन का हिस्सा, और जो सबसे पीछे है वो होता है हिंड ब्रेन का हिस्सा। मीन्स दैट इज फोर ब्रेन, दैट इज मिड ब्रेन एंड दैट इज हिंड ब्रेन। तो यहां 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यहां शब्दों को कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स के नाम से भी जानते हैं कि इन्हें अलग अलग नाम क्या दिए गए हैं। तो फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसीफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने फोर ब्रेन का नाम लिख दिया, इट इज आल्सो नोन एज प्रोजेंसीफेलॉन। द मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज मीजेंसीफेलॉन। यहां मिड ब्रेन का नाम समझें कि मिड ब्रेन को हम एनाटॉमिकली मीजेंसीफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, और हिंड ब्रेन को हम रोम्बेंसीफेलॉन के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा नाम, द हिंड ब्रेन, जिसे हम रोम्बेंसीफेलॉन के नाम से जानते हैं। तो यहां तक हमने ब्रेन को एक मेजर टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक अगला हिस्सा, बीच का हिस्सा और आखिरी पीछे का, जिसे हम हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब फर्दर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन हिस्सों के अंदर भी कि फोर ब्रेन में भी छोटे छोटे अंग, जैसे कि आपने सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, ऐसे कुछ टुकड़ों के नाम सुने होंगे, तो उन्हें हम अलग अलग इन हिस्सों में कहां कहां कौन सा पाया जाता है इस बारे में डिस्कशन करते हैं। फोर ब्रेन जो होता है इसे भी फर्दर डिवाइड करते हुए 2 टुकड़ों में बांटा गया है। एक होता है टिलेंसीफेलॉन और एक होता है डायंसीफेलॉन। तो यहां हमने पहला पार्ट लिख दिया टेलेंसीफेलॉन और दूसरा होता है डायंसीफेलॉन। तो यहां इतना मतलब समझें कि फोर ब्रेन के अंदर, जिसे हम प्रोजेंसीफेलॉन के नाम से जानते हैं, उसे भी फर्दर टुकड़ों में डिवाइड करते हुए हमने टेलेंसीफेलॉन और डायंसीफेलॉन के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। तो यहां ध्यान दें, टेलेंसीफेलॉन एंड डायंसीफेलॉन। अब आती है बात
कि टिलेनसीफेलॉन ऐसा कौन सा हिस्सा है, वह कैसे एक्ट करता है या कहाँ कहाँ पर, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो हम फर्दर टिलेनसीफेलॉन और डायेनसीफेलॉन में पाए जाने वाले ऑर्गन्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं कि टिलेनसीफेलॉन और डायेनसीफेलॉन में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ऑर्गन्स को समझे। टिलेनसीफेलॉन के ऑर्गन में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान दें। टिलेनसीफेलॉन के अंदर 4 अलग अलग हिस्से पाए जाते हैं, 4 अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है सेरेब्रम, जो कि बहुत ही मेजर हिस्सा है, बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो पहला हिस्सा हो गया सेरेब्रम। दूसरा हिस्सा होता है बेसल गैंग्लिया, ध्यान दें। दूसरा टिलेनसीफेलॉन का हिस्सा होता है बेसल गैंग्लिया। तीसरा होता है हिप्पोकैम्पस, तीसरे हिस्से का नाम है हिप्पोकैम्पस। और चौथा होता है अमाइगडाला। इन 4 ऑर्गन्स के मिलने से हम चारों ऑर्गन को कंबाइनली तौर पर टिलेनसीफेलॉन के नाम से जानते हैं। हमारा अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, डायेनसीफेलॉन। डायेनसीफेलॉन जो है, यह भी, इसके अंतर्गत भी 4 अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। उन 4 ऑर्गन्स के नाम यहां मेंशन कर रहा हूं, ध्यान दें। उन 4 ऑर्गन्स के नाम होते हैं, पहला होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा होता है सबथैलेमस और चौथा होता है मेटाथैलेमस। तो यहां इन 4 नामों को समझें। हमने डायेनसीफेलॉन के अंदर 4 अलग अलग हिस्सों के नाम लिखे। पहला था थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस एंड मेटाथैलेमस। तो ये हो गए 4 हिस्से डायेनसीफेलॉन के। तो यहां पर इतना समझें कि हमने अब तक जो लिखे वो सभी फोर ब्रेन के हिस्से थे, कि प्रोजेंसीफेलॉन जिसे हमने नाम दिया था उसके अंतर्गत टिलेनसीफेलॉन और डायेनसीफेलॉन आते हैं, और इनके अंदर भी 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। टिलेनसीफेलॉन के ये 4 ऑर्गन्स हैं और डायेनसीफेलॉन के अंदर पाए जाने वाले ये 4 ऑर्गन्स होने वाले हैं। अब आती है बात दूसरे हिस्से के बारे में। दूसरा हिस्सा है हमारा मिड ब्रेन, जिसे हम मीजेंसीफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। इसे फर्दर टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया गया है। इसके अंदर जो भी हिस्से हैं या फिर जो भी संरचनाएं हैं उनको हम डिटेल में इसी डायरेक्ट पार्ट के तौर पर पढ़ने वाले हैं जब आगे एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। यहाँ फर्दर डिवाइडेशन जो है वो हिंड ब्रेन के अंदर किया गया है। हिंड ब्रेन को भी 2 अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। 2 टुकड़े होते हैं, पहला होता है मेटेंसीफेलॉन, पहला नाम होता है मेटेंसीफेलॉन और दूसरा होता है माइलेंसीफेलॉन। तो ध्यान दें, पहला मेटेंसीफेलॉन और दूसरा माइलेंसीफेलॉन, ये 2 हिस्से हैं हमारे हिंड ब्रेन के अंदर। इन दोनों हिस्सों में पाई जाने वाली संरचनाएं समझें। मेटेंसीफेलॉन नाम की स्ट्रक्चर जो है, इसमें 2 ऑर्गन्स पाए जाते हैं। पहला होता है पॉन्स और दूसरा होता है सेरिबेलम। तो पहला नाम हमने लिख दिया पॉन्स और दूसरा होता है सेरिबेलम। यहां ध्यान दें, पॉन्स और सेरिबेलम हमने लिखा है। सेरिबेलम इज डिफरेंट फ्रॉम द सेरेब्रम। सेरेब्रम एक अलग ऑर्गन का नाम है, सेरिबेलम अपने आप में एक अलग ऑर्गन का नाम है। सेरेब्रम जो कि एक फोर ब्रेन का हिस्सा है, जबकि सेरिबेलम जो है एक हिंड ब्रेन का हिस्सा है। दोनों की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और तरीका भी अलग अलग होने वाला है। अब बात करते हैं माइलेंसीफेलॉन के बारे में। माइलेंसीफेलॉन में एकमात्र ऑर्गन इन्वॉल्व होता है जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ माइलेंसीफेलॉन में एक ऑर्गन मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेटेंसीफेलॉन में 2 ऑर्गन सेरिबेलम। तो ये हो गया हमारा डिटेल क्लासिफिकेशन या पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हमने ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग टुकड़े या अलग अलग हिस्सों के बारे में डिस्कशन किया। यहां पर एक ओवरव्यू के तौर पर वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। पहला लिखा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। आगे के हिस्से को हमने प्रोजेंसीफेलॉन नाम दिया, बीच वाले को मीजेंसीफेलॉन और सबसे पीछे वाले को रोम्बेंसीफेलॉन। फोर ब्रेन के अंदर 2 हिस्से, टिलेनसीफेलॉन, डायेनसीफेलॉन, जिसमें 4 ऑर्गन्स के नाम हमने नोटिफाई किए हैं और इन 4 ऑर्गन के बारे में डिटेल्ड एनाटॉमी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ नामों को याद रखने की कोशिश करें कि इसके अंदर कौन कौन से नाम आते हैं। ये नाम 4 जो थे वो टिलेनसीफेलॉन में, ये 4 नाम जो है वो डायेनसीफेलॉन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
मिड ब्रेन को हमने फर्दर टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया है, इसे डायरेक्टली स्टडी करने वाले हैं। और तीसरा है हिंड ब्रेन, जिसे हमने दो टुकड़ों में डिवाइड किया, मेटेंसिफेलॉन एंड माइलेंसिफेलॉन। मेटेंसिफेलॉन में दो ऑर्गन, पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेंसिफेलॉन में केवल एक ऑर्गन, जिसे हम मेडुला ऑब्लोंगेटा के नाम से जानते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर अब तक हमने एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन, एक डिवाइडेशन क्रिएट किया कि इसके अंदर क्या क्या हिस्से इन्वॉल्व होते हैं। तो अब तक आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि पूरा नर्वस सिस्टम जो है वह इन सभी हिस्सों से मिलकर बना है, कि कौन सा सेंट्रल में आता है, कौन सा पेरिफेरल में आता है। अब तक आपको यह समझ आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम उसके फर्दर एनाटॉमी को डिस्कस करने से पहले हम कुछ अन्य एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। यहां सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम से तात्पर्य समझें कि हमने जितने भी टुकड़े लिखे, जितने भी हिस्से नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्क्राइब किए, वह सभी काम करने के लिए किसी यूनिट, मतलब एक कोशिका के बने होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके बारे में हम इस पॉइंट के अंदर आगे फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है वह हमारा 2 टाइप्स ऑफ सेल्स से बना होता है। मीन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे नर्वस सिस्टम में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं, ध्यान दें। 2 प्रकार में सबसे पहली प्रकार की कोशिकाएं होती हैं न्यूरॉन्स, और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, जिसे हम ग्लियल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहां हमने पूरे नर्वस सिस्टम में पाई जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाएं, पहली न्यूरॉन्स और दूसरी न्यूरोग्लिया। अब इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ें उससे पहले हम इनका एक बेसिक अंतर समझ लेते हैं। बेसिक अंतर यह है कि नर्वस सिस्टम नाम से क्लियर है, ऐसा सिस्टम जो कि ट्रांसमिशन करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो बेसिक फंक्शन होता है वह तो करने वाला है न्यूरॉन। न्यूरॉन बेसिक काम करता है, इसलिए न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट माना जाता है। फंक्शनल यूनिट मतलब बेसिक इकाई जो कि उसके मेन कामों को कंट्रोल करता है या मेन कामों को पूरा करने में सहायता करता है। तो न्यूरॉन ऐसी प्रकार की कोशिकाएं हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने का काम करने वाली हैं। दूसरी प्रकार की कोशिकाएं न्यूरोग्लिया, जिन्हें हमने ग्लियल सेल का नाम दिया है। यह कोशिकाएं, इन्हें हम सपोर्टिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। अब सपोर्टिंग सेल मतलब मदद करने वाली ऐसी कोशिकाएं जो कि उन बेसिक कोशिकाओं को, उन फंक्शनल यूनिट वाली कोशिकाओं को अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएं, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस या कोई परेशानियां क्रिएट ना हो, उनमें मदद करने वाली कोशिकाओं को हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। जबकि बेसिक दान करने वाली कोशिकाओं को हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो यहां हमने 2 प्रकार की कोशिकाएं लिखी, पहला न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरोग्लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हम न्यूरॉन की संरचना और न्यूरोग्लिया कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, दोनों के बारे में विस्तृत पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़ें उससे पहले एक और एडिशनल जानकारी समझें कि इन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में से हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में या ज्यादा संख्या में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या लगता है आपको, कौन सी कोशिकाएं होंगी, न्यूरॉन या न्यूरोग्लिया? बेसिकली सही जवाब यह है कि न्यूरोग्लिया कोशिकाएं जो होती हैं वह न्यूरॉन्स की तुलना में हमारे शरीर में 50 गुना तक ज्यादा पाई जाती हैं। मीन्स संख्यात्मक दृष्टि से बात करें तो न्यूरोग्लियास की संख्या बहुत ज्यादा होती है जो कि मदद करने वाली कोशिकाएं हैं, और न्यूरॉन्स की संख्या कंपैरेटिवली कम होती है। तो यहां कम से मतलब ये ना समझें कि न्यूरॉन तो शरीर में 2-4 ही होते होंगे। न्यूरॉन खुद अपने आप में मिलियंस की संख्या में पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन जो मिलियंस, जो लाखों की संख्या में न्यूरॉन है उसकी तुलना में भी 50 गुना ज्यादा तक जो है वह न्यूरोग्लिया प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इट इज 50 टाइम्स हायर देन द न्यूरॉन्स। तो ये जानकारी पता रखें। आगे बढ़ते हैं। हम दोनों प्रकार की कोशिकाओं के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं कि न्यूरॉन क्या करता है, कैसे काम करता है, या क्या क्या हिस्से होते हैं, और न्यूरोग्लिया जो होते हैं वह कैसे काम करने वाले हैं।
अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली प्रकार की कोशिका के बारे में। अब जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि न्यूरॉन जो होता है वह नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, एक बेसिक इकाई है जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है। के अंदर पार्ट के बारे में, न्यूरॉन्स में मेनली 3 हिस्से पाए जाते हैं। सबसे पहला है सेल बॉडी, दूसरा होता है डेंड्राइट्स और तीसरा होता है एक्सॉन्स। 3 हिस्से जो कि सब बेसिकली पढ़ते आए होंगे। सबने सुना होगा कि न्यूरॉन की संरचना में एक तो सेल बॉडी होती है, दूसरा डेंड्राइट होता है और तीसरा एक्सॉन होता है। एक ओवरव्यू देख लें कि न्यूरॉन होता कैसा है। यहां पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें। जो बीच में एक गोलाकार एक लार्ज हिस्सा दिखता है उसे हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। इस सेल बॉडी के ऊपर इस प्रकार ब्रांच्ड ऐसे शाखाओं के तौर पर डिवाइडेड पोर्शन जो होते हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ एक स्तंभ नुमा संरचना जो होती है उसे हम एक्सॉन्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ डायग्राम से उसका एक ओवरव्यू, एक संरचना समझने की कोशिश करें। यहाँ जो मेजर लार्ज हिस्सा है इसे हम सेल बॉडी बोलते हैं। यहाँ शाखाओं में डिवाइडेड हिस्सा जो है उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और ये स्तंभ नुमा संरचना जो है इसे हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चरल विशेषताओं के बारे में कि इनके अंदर क्या क्या खासियत या क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम इन तीनों हिस्सों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी जैसा कि आपने डायग्राम में देखा ही था, बीच में जो लार्ज हिस्सा है उसे हमने सेल बॉडी का नाम दिया है। अब सेल बॉडी के अंदर पाई जाने वाली कुछ विशेष संरचनाओं की बात करें तो यहां ध्यान दें, जो हमने बीच में एक लार्ज ये पूरा हिस्सा जो बनाया था सेल बॉडी का, उसके अंदर इस सेल बॉडी की संरचना के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली तो चीज होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अब न्यूक्लियस सभी को दिख ही रहा होगा कि अगर ये लार्ज संरचना पूरी सेल बॉडी है तो इसके सेंटर में पाए जाने वाले हिस्से को इस हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। पहला न्यूक्लियस होता है। दूसरा इसके अंदर पाई जाने वाली संरचना होती है न्यूरोप्लाज्म। अब आप सभी ने एक सामान्य कोशिका की संरचना तो पढ़ी होगी कि सामान्य कोशिका के अंदर बीच में न्यूक्लियस तो होता ही है और साथ ही साथ पूरी कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। सामान्य तौर पर पाई जाने वाली कोशिका के लिक्विड को हम क्या बोलने वाले हैं, उसे हम सामान्य तौर पर साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो यहां फिर न्यूरोप्लाज्म क्यों लिखा? सिंपल सा अंतर, सामान्य शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो वहीं न्यूरॉन की कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को हम न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो यहां न्यूरोप्लाज्म कोई डिफरेंट संरचना नहीं है, यह सामान्य जो सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड है वही है, न्यूरॉन के अंदर है, इसलिए इसे हमने न्यूरोप्लाज्म का नाम दिया है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। न्यूरोप्लाज्म के अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सभी ने सुना होगा इस बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम कोशिका का शक्तिग्रह, द पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा, एनर्जी स्टोर करने का काम करेगा। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। चौथा होता है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रदवी जालिकाओं के नाम से भी जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे सेल बॉडी की संरचना में पाई जाती हैं, और इसके अलावा पाई जाने वाली स्ट्रक्चर जो कि सामान्य कोशिकाओं से डिफरेंट है। एक बात पर ध्यान दें, हम यहाँ न्यूरॉन की सेल की संरचना पढ़ रहे हैं, यहाँ तक जो हमने ये 4 नाम लिखे हैं, यह तो आपने जो एक सामान्य शरीर की कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी उसके अंदर भी आते हैं कि सामान्य बॉडी की कोशिका में भी न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। अब इनके अलावा कुछ डिफरेंट संरचनाएं हैं, 2 ऐसी संरचनाएं जो कि सामान्य कोशिकाओं से हटकर केवल न्यूरॉन की कोशिका में पाई जाती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला होता है
न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स जो कि सामान्य कोशिकाओं में नहीं होते हैं, विशेष तौर पर न्यूरॉन्स की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब न्यूरोफिब्रिल्स की खासियत समझे कि कैसा होता है, क्या करता है। न्यूरोफिब्रिल्स जो होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होने वाले हैं। अब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मतलब समझें कि यह एक धागेनुमा संरचना होती है जो कि इस प्रकार साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि सेल का न्यूरोप्लाज्म है, उसके अंदर इस प्रकार आपको न्यूरोफिब्रिल्स देखने को मिलते हैं। धागेनुमा संरचनाएं होती हैं। इनका काम भी समझें। इन धागेनुमा संरचनाओं का फंक्शन होता है कि यह प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ध्यान दें, सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन में अंतर होता है। प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना, वह हमारे न्यूरोफिब्रिल का फंक्शन नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन से तात्पर्य यह है कि अगर यहां पर कहीं बना बनाया प्रोटीन तैयार हो तो हमारे न्यूरोफिब्रिल्स जो हैं वो इसे पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम कर सकते हैं। तो यहां न्यूरोफिब्रिल का काम हो गया कि यह धागे की तरह दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं और यह प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करती हैं। अब बात करते हैं इसकी छठी संरचना के बारे में। इसके अंदर पाया जाता है निस्सल्स ग्रेन्यूल्स। निस्सल्स ग्रेन्यूल्स, यह संरचनाएं जो हैं यह सेल बॉडी के अंदर विशेष तौर पर ग्रेन्यूल्स पाई जाने वाली संरचना है। अब इनकी खासियत समझें कि इसमें विशेषता क्या है। निस्सल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर जो है राइबोसोम भरा होता है। अब राइबोसोम के बारे में सभी जानते होंगे, इसका विशेष फंक्शन होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो इसका मतलब यह है कि सेल बॉडी के अंदर जो ये सेल बॉडी की संरचना है उसमें पाए जाने वाले जो निस्सल्स ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर राइबोसोम भरा होता है और यह राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने वाला है। एक और जानकारी ऐड करें, यह निस्सल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं यह ग्रे कलर के दिखाई देने वाली संरचना है। तो निस्सल ग्रेन्यूल के अंदर राइबोसोम भरा होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और यह ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वह ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। तो ध्यान दें, यह क्वेश्चन बन सकता है कि नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन नाम की कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन कौन सा हिस्सा करता है। तो आंसर होना चाहिए निस्सल्स ग्रेन्यूल्स नाम की संरचनाएं प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने वाली। और अगर ये पूछ लिया जाए कि निस्सल ग्रेन्यूल प्रोटीन क्यों पाते हैं तो सीधा आंसर है क्योंकि इनके अंदर राइबोसोम भरा होता है। तो यहां अब इन दोनों के कामों का अंतर भी धीरे धीरे क्लियर हो चुका होगा। न्यूरोफिब्रिल और निस्सल ग्रेन्यूल, निस्सल ग्रेन्यूल प्रोटीन बनाता है और बनाने के बाद उसे एक जगह से दूसरी जगह तक अगर ले जाना हो तो इसके लिए हमारा न्यूरोफिब्रिल जिम्मेदार होने वाला है। इसका काम सिंथेसिस, इसका काम ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर। तो यहां हमने 6 हिस्सों के बारे में पढ़ा। अब इन 6 हिस्सों के अलावा एक एडिशनल जानकारी जो सेल बॉडी के बारे में या न्यूरॉन के बारे में आपको पता रखनी है वो ये होता है कि इस न्यूरॉन की कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब सेंट्रोसोम जो कि आपने नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, सेंट्रोसोम जो होता है इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन करवाना। सेल डिवीजन करके कोशिकाओं की संख्या को दुगुना करना, बढ़ाना, यह हमारे सेंट्रोसोम का फंक्शन होता है। लेकिन यह हमारी शरीर की सामान्य कोशिकाओं में तो पाया जाता है लेकिन यह न्यूरॉन की कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। तो यह विशेष बात पता रखें, द सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन द न्यूरोनल सेल बॉडी। अब सेंट्रोसोम एब्सेंट है तो कौन सा काम नहीं हो पाएगा। तो सीधा आंसर होना चाहिए सेंट्रोसोम नहीं होने की वजह से न्यूरॉन्स के अंदर सेल डिवीजन हो पाना संभव नहीं होगा। अब सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो अगर सेल एक बार टूटती है तो उसका रीजनरेशन, वापस उसका सिंथेसिस हो पाना संभव नहीं है। तो पता रखें कि न्यूरॉन की कोशिकाएं कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकती, वापस से नहीं बन सकती। अगर एक बार टूट जाती हैं तो हमेशा के लिए टूटी हुई रहने वाली है। क्लियर। तो ये था हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में पहले हिस्से का काम या पहले हिस्से की विशेषताएं जिसे हमने सेल बॉडी का नाम दिया। अब आपने अगर सेल बॉडी के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाने की बात समझी है तो इतना भी पता होना चाहिए कि क्या हमारे न्यूरॉन के अंदर
कैंसर हो पाना संभव है? बाकी नहीं होगा। अब कैंसर हो पाना संभव है या नहीं है, इस बात का जवाब ये मिल सकता है कि कैंसर का मतलब ही ये होता है कि किन्हीं कोशिकाओं का बहुत एक्सेसिव मात्रा में मल्टीप्लिकेशन करना, संख्याएं बढ़ा लेना, एक ट्यूमर की तरह गांठ हो जाना, उसी को हम कैंसर बोलते हैं। लेकिन न्यूरॉन की कोशिकाएं अपनी एक संख्या से दो भी नहीं हो सकती हैं, तो उनके अंदर ट्यूमर हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी अनवरत तौर पर संख्याएं बढ़ पाना संभव नहीं होता है। इसलिए हमारे न्यूरॉन के अंदर कैंसर जैसी डिजीज नहीं होती है, इसके अंदर कैंसर नहीं होने वाला। लेकिन यह भी ध्यान दें कि अगर आपको न्यूरॉन में कैंसर नहीं होता है, ये बात मैंने बताई, तो आपको ये दिमाग में बात आ रही होगी कि हमने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं जिनको ब्रेन कैंसर होता है। तो अब ब्रेन कैंसर तो हो सकता है, लेकिन वह ब्रेन में होने वाला कैंसर न्यूरॉन का कैंसर नहीं है। तो क्या ब्रेन में और भी कुछ होता है? ब्रेन के अंदर और भी कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि हम सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम में दो प्रकार की सेल थी, पहली न्यूरॉन थी तो दूसरी कोशिका थी न्यूरोग्लिया। तो इसका मतलब अगर जब भी किसी को ब्रेन कैंसर होता है तो इसका मतलब जो एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन या जो ग्रोथ हुई है वो किसके अंदर होने वाली है? वो न्यूरोग्लिया नाम की कोशिकाओं में होने वाली है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पर कैंसर की बात आई है तो इतना क्लियर कर लें कि ब्रेन का कैंसर तो हो पाना संभव है, लेकिन न्यूरॉन नाम की कोशिकाओं में कैंसर हो पाना संभव है। तो जैसा कि हम न्यूरॉन की संरचना पढ़ रहे थे, हमने पहले सेल बॉडी के बारे में पढ़ा, देन डेंड्राइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल 3 हिस्सों का हमने जिक्र किया था कि एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन। सेल बॉडी जो है वह एक इस प्रकार जो लार्ज राउंड शेप्ड एरिया था, उसे तो हमने सेल बॉडी का नाम दिया था। इसके ऊपर जो ऐसे ब्रांच्ड शाखाओं में डिवाइडेड पार्ट्स जो होते हैं उन्हें हमने डेंड्राइट का नाम दिया था। और इसके अलावा जो स्तंभ नुमा संरचना होती है, इस स्तंभ नुमा संरचना को हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। तो ये 3 संरचनाएं थी, पहला सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सॉन। तो यहां हमने सेल बॉडी का जिक्र किया कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूरोप्लाज्म पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूरोफिब्रिल्स एंड निसल ग्रेन्यूल, इसके अंदर पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का हमने जिक्र किया। अब हम इस दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, डेंड्राइट। और ये डेंड्राइट किस प्रकार पाए जाते हैं? यह ब्रांच्ड पोर्शन के तौर पर पाए जाते हैं। ब्रांच्ड पोर्शन मींस ऐसे शाखाओं में डिवाइडेड दिखाई देते हैं, जिन्हें हम ब्रांच्ड पोर्शन का नाम दिया है, इन्हें हम डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। अब इनकी खासियत क्या है? इनके अंदर कुछ विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली तो होती है न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं? ये हमने सेल बॉडी के अंदर भी जिक्र किया था कि न्यूरोफिब्रिल्स एक धागेनुमा संरचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन वाले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे इस सेल बॉडी के अंदर था, वैसी ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन डेंड्राइट्स के अंदर भी पाई जाती है। तो डेंड्राइट के अंदर भी हमने लिखा है कि इसके अंदर भी न्यूरोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इन डेंड्राइट के अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाने वाला है? इनके अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। अब निसल्स ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं? यह ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। इनके अंदर भी राइबोसोम भरा होता है, और वो राइबोसोम क्या करता है? वह प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो याद रखें, यहां डेंड्राइट के अंदर ये दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। इन डेंड्राइट के अंदर न्यूरोफिब्रिल भी होता है और इनके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है। तो पता रखें, क्या इन डेंड्राइट को प्रोटीन के लिए सेल बॉडी पर आश्रित डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह डेंड्राइट नाम की जो संरचनाएं हैं, यह प्रोटीन के लिए सेल बॉडी पर आश्रित नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इनके खुद के पास में निसल्स ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, और यह निसल ग्रेन्यूल के अंदर राइबोसोम भरा रहता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम खुद ही कर सकता है। मींस डेंड्राइट अपना प्रोटीन खुद बनाता है, वह सेल बॉडी से प्रोटीन नहीं लेने वाला है। क्लियर? अब इन दोनों संरचनाओं के अलावा
और क्या क्या इस डेंड्राइट के पास में पाया जाता है उस बारे में हम बात करते हैं। इन दोनों संरचनाओं के अलावा डेंड्राइट के पास में रिसेप्टर पाए जाते हैं। मीन्स ये जो शाखाओं वाला पोर्शन है इनके ऊपर इस प्रकार रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। अब ये रिसेप्टर किसके लिए हैं, क्या करते हैं, इस बारे में जानकारी समझें। ये जो रिसेप्टर होते हैं यह न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होते हैं। मीन्स किसकी इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे, यह न्यूरोट्रांसमीटर की इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले हैं। मतलब यह है कि जब इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, कैसे होता है वो समझें। मान लिया जाए हमारी फिंगर के अंदर यहां पर कोई पिन चुभ जाती है, यहां सबसे पहला न्यूरॉन होगा जिसको सबसे पहले जानकारी मिलेगी पिन चुभने की। अब क्या वो खुद न्यूरॉन जाकर अपने आप में डिसीजन खुद ब्रेन को, क्या वो इंफॉर्मेशन खुद ब्रेन तक पहुंचा देगा या नहीं पहुंचा पाएगा। तो एक न्यूरॉन तो इतना लंबा होगा नहीं कि वो फिंगर से जहां इंफॉर्मेशन मिली है खुद ही जाकर ब्रेन तक जानकारी पहुंचाए। इसका मतलब क्या होने वाला है, पहला न्यूरॉन जानकारी दूसरे वाले को देगा, दूसरा तीसरे वाले को, ऐसे 1 बाय 1 न्यूरॉन से होती हुई जानकारी ब्रेन तक पहुंचने वाली है। तो फिर कैसे होगा, पहले वाला न्यूरॉन जो है उसके अंदर पाए जाने वाले जो ये एक्सॉन वाला हिस्सा है यह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए इंफॉर्मेशन रिलीज करेगा, और इंफॉर्मेशन रिलीज करता है यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर। अब इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर क्यों भेजनी पड़ रही है, क्या न्यूरॉन दूसरे से टच करके खुद जानकारी नहीं भेज सकता। तो यहां इतना पता रखना है, हमारे पूरे शरीर के अंदर न्यूरॉन्स के बीच में ऐसा फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। क्लियर, सभी न्यूरॉन्स के बीच में एक निश्चित दूरी बनी रहती है, कंप्लीट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। अगर इतनी निश्चित दूरी बनी हुई है फिर भी पहले की इंफॉर्मेशन दूसरे को कैसे मिल जाती है, तो यह होता है न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर की मदद से। मान लेते हैं कि यह पहला वाला न्यूरॉन है, यह दूसरा वाला है, इसको इंफॉर्मेशन भेजनी है तो ये अपने अंदर से ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा। न्यूरोट्रांसमीटर किसने रिलीज किया, तो यह सेंडर ने रिलीज किया। जिसको इंफॉर्मेशन भेजनी है उसने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, और यह जो अगला न्यूरॉन है वो रिसीवर है। तो रिसीवर के पास क्या होना जरूरी है, तो रिसीवर के पास में रिसेप्टर होना जरूरी है, और वो रिसेप्टर किसके ऊपर पाए जाते हैं, वह डेंड्राइट के ऊपर पाए जाते हैं। अब ध्यान दें, यहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारा रिलीज हुआ, इसमें से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर आकर इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे। जब वो न्यूरोट्रांसमीटर आकर इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो पहले न्यूरॉन की थी वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाएगी। मींस वह न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होने वाला है। न्यूरोट्रांसमीटर किसने रिलीज किया, इंफॉर्मेशन भेजने वाले ने कि रिसीव करने वाले ने, तो इंफॉर्मेशन भेजने वाले ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया, और रिसीव करने वाले के पास में क्या होता है, तो रिसीव करने वाले के पास रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर के माध्यम से वो न्यूरोट्रांसमीटर आकर उस रिसेप्टर से चिपक जाता है और इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन को मिल जाती है। तो यह रिसेप्टर नाम की जो संरचना है वो किसके ऊपर पाई जाती है, डेंड्राइट के ऊपर। रिसेप्टर की लोकेशन क्या थी, डेंड्राइट के ऊपर। करते क्या हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करते हैं और जानकारी को रिसीव करते हैं। अगली जानकारी कि रिसेप्टर अगर इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं तो उसे भेजते किस दिशा में है, तो यह पता रखना है कि यह इंफॉर्मेशन पेरिफेरल पार्ट से लेकर सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ये तो आपको डायग्रामेटिकली दिखाई दे ही रहा होगा कि अगर ये डेंड्राइट यहां दूर दूर के हिस्सों से न्यूरोट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन को अगर कैच करेगा तो उसे भेजेगा कहां पर। अगर ये रिसेप्टर यहां पर इंफॉर्मेशन को कैच करता है तो उसे दूर से कैच करके उसे सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने वाला है। तो हमने यहां पर सूचना का डायरेक्शन लिखा है कि पेरिफेरल से सूचना मिलेगी और ये डेंड्राइट नाम की स्ट्रक्चर उस सूचना को किधर ट्रांसफर कर देगी, वह सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने वाला है। क्लियर। तो ये रिसेप्टर के संदर्भ में याद रखें कि डेंड्राइट के पास रिसेप्टर होते हैं,
जो न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होते हैं, जानकारी को रिसीव करते हैं और पेरिफेरल पार्ट से जानकारी को लेकर उसे सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात करते हैं डेंड्राइट की अगली विशेषता के बारे में। डेंड्राइट के अंदर रिसेप्टर के अलावा कोलिनेस्टरेज नाम का एंजाइम भी पाया जाता है। क्या पाया जाने वाला है? इसके अंदर कोलिनेस्टरेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। अब कोलिनेस्टरेज एंजाइम का काम अगर समझना है तो पहले आपको एक न्यूरोट्रांसमीटर समझना होगा। जैसा कि हमने सूचनाओं के ट्रांसफर होने की घटना तो समझ ली थी कि अगर ये सेंडर है तो ये क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। अगर ये रिसीवर है तो इसके पास क्या होना चाहिए? रिसेप्टर होने चाहिए, ताकि वो जानकारी इससे बाइंड हो पाए, इंफॉर्मेशन दूसरे वाले को मिल पाए। अब बात करते हैं हमारे रूटीन जीवन में जो भी हम बॉडी मूवमेंट करवाते हैं उनमें जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। ACH मतलब यहां ध्यान दें कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रूटीनली तौर पर काम आता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है एसिटाइल कोलिन। अब हुआ यह है कि जो एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर जो पहले ने भेजा, रिसेप्टर से बाइंड हुआ और इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, जैसे ही वह रिसेप्टर से बाइंड हो गया तुरंत इंफॉर्मेशन दूसरे को मिल गई। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद उस न्यूरोट्रांसमीटर का वहीं पर रह जाना चाहिए या वह न्यूरोट्रांसमीटर अब डैमेज हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए? अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर वहीं रह गया तो क्या नुकसान है वो समझें। मान लेते हैं कि पहले वाले ने एक बार न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे बहुत सारा रिलीज कर दिया, क्लियर? इसमें से काफी सारा न्यूरोट्रांसमीटर जो है जाकर यहां दूसरे रिसेप्टर से बाइंड हो गए। रिसेप्टर से बाइंड होते ही जानकारी दूसरे को मिल गई थी, लेकिन अगर वो डैमेज नहीं हुआ और वहीं पर पड़ा रहा तो वो बचा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर बार बार आकर दोबारा चिपकता रहेगा और इंफॉर्मेशन लगातार रिपीटेडली बार बार आती रहेगी। तो फिर प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि जैसे ही भेजने वाले ने न्यूरोट्रांसमीटर भेजा, रिसीव करने वाले को जैसे ही सूचना मिल जाए, सूचना मिलने के तुरंत बाद उसे बचे हुए न्यूरोट्रांसमीटर को खत्म कर देना चाहिए। तो खत्म कैसे होगा? उसी के लिए हमारे इस डेंड्राइट के पास में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम होता है कोलिनेस्टरेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करेगा? पूरी घटना ये है कि ये सेंडर है, ये रिसीवर है। इसने जानकारी भेजने के लिए इन दोनों के बीच में जो खाली जगह थी, खाली जगह मतलब हमने जैसा कि पहले ही कहा है, अगर ये सेंडर है, अगर ये रिसीवर है, दोनों कभी फिजिकल कांटेक्ट में नहीं होंगे। दोनों के बीच में एक गैप है। भेजने वाले ने दोनों के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया। अब रिसीव करने वाले के पास में रिसेप्टर है, वो एसिटाइल कोलिन आकर रिसेप्टर से चिपक गया और जैसे ही वो रिसेप्टर से चिपका है, इंफॉर्मेशन इस दूसरे वाले को मिल गई है। अब क्या होना चाहिए? अब उस डेंड्राइट के अंदर बैठा हुआ जो कोलिनेस्टरेज नाम का एंजाइम है, सूचना मिलते ही वो बचे हुए न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइल कोलिन है उसे मेटाबोलाइज कर देता है। तो इसका मतलब कोलिनेस्टरेज एंजाइम का फंक्शन क्या हुआ? तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम जो होता है वह बचे हुए एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर देता है। क्या कोलिनेस्टरेज एंजाइम सूचना मिलने से पहले एक्शन में आता है कि बाद में आता है? तो इतना पता रखें कि सूचना मिल जाने के बाद यह एक्शन में आता है, बाद में रिलीज होता है और बचे हुए न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन बच गया है उसे खत्म कर देता है, उसे वहां से हटा देगा, ताकि भविष्य में जब दोबारा जानकारी भेजनी हो तो एक नया फ्रेश न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो और सूचना बार बार रिपीटेडली अनवरत तौर पर न आती रहे। इसके लिए कोलिनेस्टरेज एंजाइम पाया जाता है। तो यहां डेंड्राइट के संदर्भ में ये 3-4 बातें पता रखनी है कि डेंड्राइट जो होता है वह ब्रांच ऐसे शाखाओं की तरह दिखता है। उसके अंदर न्यूरोफिब्रिल और निसल ग्रेन्यूल नाम की संरचनाएं पाई जाती हैं। डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर पाया जाता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड होता है, इंफॉर्मेशन को पेरिफेरल पार्ट से रिसीव करके सेल बॉडी की तरफ ट्रांसफर करता है और साथ ही साथ उसके अंदर
कोलिनेस्टरेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो कि बचे हुए एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन को मेटाबोलाइज कर देता है, उसे खत्म कर देता है। तो यह फंक्शन होता है हमारे कोलिनेस्टरेज एंजाइम का। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है डेंड्राइट के बारे में। अब बात करते हैं न्यूरॉन की संरचना का तीसरा हिस्सा, जिसे हम एक्सॉन्स के नाम से जानते हैं। तो हम बात करने वाले हैं तीसरे हिस्से एक्सॉन के बारे में। अब एक्सॉन के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को समझें। ये अगर सेल बॉडी है तो ये ऐसा ब्रांच्ड पोर्शन जो था उसके बारे में अभी हमने पढ़ा, इसे हमने डेंड्राइट का नाम दिया है। अब बात करेंगे एक्सॉन की। तो एक्सॉन जो होता है वह इस प्रकार का जो स्तंभनुमा हिस्सा होता है उसे हम एक्सॉन बोलते हैं। तो अब एक्सॉन की भी आंतरिक संरचना को हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या संरचना पाई जाती है। सबसे पहला, इस जो यह पाइप नुमा जो स्तंभनुमा संरचना है, इसके अंदर भी लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर भी फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ध्यान दें, हमने सेल बॉडी पढ़ा था, सेल बॉडी के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ था। सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड भरा था उसे हमने न्यूरोप्लाज्म का नाम दिया था। ऐसा लिक्विड, ऐसा फ्लूइड जो न्यूरॉन की सेल बॉडी में है, तो न्यूरॉन के अंदर है तो हमने न्यूरोप्लाज्म नाम रखा था। यहां पर ऐसा फ्लूइड जो एक्सॉन के अंदर है उसे हम एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जो एक्सोप्लाज्म नाम का लिक्विड है उसके चारों तरफ यह जो स्तंभनुमा जो झिल्लीनुमा संरचना है जिससे कि लिक्विड ये ढका हुआ है, इस झिल्लीनुमा संरचना को हम एक्सोलेम्मा के नाम से जानते हैं। तो एक्सोलेम्मा के बारे में पता रखें कि एक्सोप्लाज्म के चारों तरफ ये जो दीवार हमने बनाई है, इस दीवार को हम एक्सोलेम्मा के नाम से जानते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सॉन की स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें जो डायग्राम में बनाया गया है। इसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि एक्सॉन का डायामीटर शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसा नहीं है। क्या उसके डायामीटर, उसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर है? तो आप इसकी चौड़ाई में अंतर आपको देखने को मिलेगा कि यहां तो एक्सॉन जो है वह एक निश्चित डायामीटर का है, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है, जो हिस्सा सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है, वो थोड़ा ऐसे आपको डायलेटेड प्रतीत हो रहा होगा। इस इनिशियल हिस्से को जो कि सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है, एक्सॉन का ये हिस्सा जो कि डायलेटेड है, उसे हम एक्सॉन हिलॉक के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दें, एक्सॉन हिलॉक किसे कहा है? इस डायलेटेड हिस्से को हमने एक्सॉन हिलॉक का नाम दिया है, जो कि सेल बॉडी से जुड़ा हुआ है और थोड़ा ऐसा डायलेटेड है, उसे हमने एक्सॉन हिलॉक का नाम दिया है। यह हिस्सा जो डायलेटेड है उसे हम एक्सॉन हिलॉक के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन के अंदर चौथी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो होते हैं न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स जो कि सेल बॉडी के अंदर भी थे। इस प्रकार जो धागेनुमा संरचना थी उसे हमने न्यूरोफिब्रिल्स कहा था। ऐसी ही धागेनुमा संरचना हमारे डेंड्राइट के अंदर भी थी। मतलब न्यूरोफिब्रिल सेल बॉडी के अंदर भी थे, डेंड्राइट के अंदर भी थे। और हम जब एक्सॉन पढ़ रहे हैं तो एक्सॉन के अंदर भी ये न्यूरोफिब्रिल्स पाए जाते हैं। तो याद ये रखना है कि ये जो न्यूरोफिब्रिल्स धागेनुमा संरचनाएं हैं, ये न्यूरॉन की पूरी संरचना में होते हैं, सब जगहों पर होते हैं। सेल बॉडी में भी होते हैं, डेंड्राइट में भी होते हैं और एक्सॉन में भी होते हैं। करते क्या है? यह धागेनुमा संरचना होती है और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन। अब बात करेंगे इसके अगले पॉइंट के बारे में। इसके अंदर जब एक्सोलेम्मा लेयर को देखते हैं, एक्सोलेम्मा मतलब ये वाली लेयर, एक्सोलेम्मा लेयर के ऊपर कुछ फॉस्फोलिपिड से बने हुए ऐसे हमें बंडल्स देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के फॉस्फोलिपिड के बने हुए बंडल्स देखने को मिलते हैं और इन फॉस्फोलिपिड से बने हुए बंडल्स को हम माइलिन शीथ के नाम से जानते हैं।
क्या बोलने वाले हैं इन्हें हम? माइलिन शीथ बोलने वाले हैं। और यह माइलिन शीथ किसकी बनी होती हैं? यह फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई संरचना होती है। लेकिन बंडल्स की संरचना आप देखें, यह कंटिन्यूअस संरचना नहीं है, बंडल्स के अंदर है, मतलब बीच बीच में कुछ खाली स्थान भी है, कुछ गैप भी है। जो माइलिन शीथ के बीच में गैप्स पाए जाते हैं उन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहां इन दोनों पांचवें और छठे शब्द को समझें। यहां जो ये मेम्ब्रेन थी उसका नाम तो हमने रखा था एक्सोलेमा। उस एक्सोलेमा के ऊपर जो ये फॉस्फोलिपिड के बंडल्स हैं, इस फॉस्फोलिपिड के बंडल का नाम हमने रखा है माइलिन शीथ। ध्यान ये भी देने वाली बात है कि फॉस्फोलिपिड से बने हुए जो बंडल होते हैं यह व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं। क्लियर? और अगला हमने ये लिखा है कि ये जो बीच में खाली स्थान है, ये जो बंडल्स के बीच में गैप दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। जो माइलिन शीथ का बंडल है उसके ऊपर एक आउटर लाइन में कवर करने वाली एक और झिल्लीनुमा संरचना होती है। इस आउटर झिल्लीनुमा संरचना को, जो कि बाहर से माइलिन शीथ को भी ढक देता है, इसे हम न्यूरोलेम्मा के नाम से जानते हैं। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि एक्सोलेम्मा क्या है और न्यूरोलेम्मा क्या है। जो साइटोप्लाज्म, मतलब जो सेल का जो फ्लूइड है जिसे हम एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं, इस एक्सोप्लाज्म के टच में जो मेम्ब्रेन रहती है उसे तो हमने एक्सोलेमा कहा। एक्सोलेमा के ऊपर बंडल्स थे जिसे हमने माइलिन शीथ कहा, और इस बंडल के भी बाहर जो लेयर है उसे हमने न्यूरोलेम्मा का नाम दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस एक्सोन नाम की संरचना के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। निसल ग्रेन्यूल याद होगा सभी को, सेल बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उनके अंदर राइबोसोम भरा होता है जो कि ग्रे कलर के दिखते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। क्या ऐसे ही निसल ग्रेन्यूल हमारे डेंड्राइट के अंदर भी थे? तो बिल्कुल प्रेजेंट थे। डेंड्राइट के अंदर भी निसल ग्रेन्यूल थे जो कि ग्रे कलर के थे, राइबोसोम भरा हुआ था जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे थे। वैसे निसल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो हमारे एक्सोन के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो फिर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर निसल ग्रेन्यूल एक्सोन के पास में नहीं है तो क्या प्रोटीन सिंथेसिस हो पा रहा होगा? बिल्कुल नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम राइबोसोम करते हैं, और राइबोसोम किसके अंदर भरे हुए थे? निसल ग्रेन्यूल के अंदर भरे हुए थे। तो एक्सोन के अंदर न तो निसल ग्रेन्यूल होता है न ही राइबोसोम होता है, जिस वजह से यह प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है। अब ध्यान दें, जैसा कि हमने कहा था, क्या डेंड्राइट प्रोटीन के लिए सेल बॉडी पर डिपेंडेंट या आश्रित है या नहीं है? तो हमने यह भी समझा था कि वह आश्रित नहीं है, क्योंकि खुद के पास राइबोसोम है, निसल ग्रेन्यूल है, वो खुद अपना प्रोटीन बना लेता है। लेकिन क्या हमारा एक्सोन प्रोटीन के लिए सेल बॉडी पर आश्रित है या नहीं है? तो जवाब होना चाहिए कि वह एक्सोन की संरचना प्रोटीन के लिए सेल बॉडी पर डिपेंडेंट रहता है। सेल बॉडी पर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि खुद के पास निसल ग्रेन्यूल नहीं है, तो प्रोटीन चाहिए तो कहां से लेना पड़ेगा? वह सेल बॉडी से लेना पड़ेगा। तो यहां सेल बॉडी के अंदर बनने वाला प्रोटीन, जो रेडीमेड प्रोटीन है, वो जब बहता हुआ धीरे धीरे एक्सोन की तरफ आता है तो उस प्रोटीन के बहने को हम एक्सोनल फ्लो के नाम से जानते हैं। तो यहां जो आठवां पॉइंट हमने लिखा है एक्सोनल फ्लो, उसका पूरा तात्पर्य समझें कि एक्सोन के पास में निसल ग्रेन्यूल नहीं था, जिससे वो खुद प्रोटीन नहीं बना पा रहा था। वह प्रोटीन के लिए सेल बॉडी पर डिपेंडेंट है। सेल बॉडी से प्रोटीन बन के बहता हुआ एक्सोन की तरफ आता है, और उस बहाव को हम एक्सोनल फ्लो के नाम से जानते हैं। उसे बहाते हुए लेकर कौन आ रहा होगा? तो यहां ध्यान देना है कि उसे बहाते हुए लेकर आ रहा होगा न्यूरोफिब्रिल्स, क्योंकि न्यूरोफिब्रिल्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन। क्लियर? तो एक्सोनल फ्लो का मतलब पता रखें कि सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ प्रोटीन का होने वाला बहाव, उसे हम एक्सोनल फ्लो के नाम से जानते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो एक्सॉन का टर्मिनल हिस्सा है, मीन्स आगे तो हमने ये पढ़ा कि एक्सॉन का ऊपरी हिस्सा ऐसा डायलेटेड है, फिर ऐसा स्तंभ नुमा है, और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि वह ऐसे पेड़ की जड़ों की तरह वह ब्रांच में अलग अलग टुकड़ों में डिवाइडेड हो गया है, और इस डिवाइडेड हिस्से को हम टीलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दें, टीलोडेंड्रिया किसे कहा गया है, तो ये जो अलग अलग नीचे जड़ों की तरह डिवाइडेड पोर्शन जो हैं, इन्हें हम टीलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं। अब टीलोडेंड्रिया के आगे भी आपको एक विशेष बात दिखाई दे रही होगी कि इनके लास्ट में ऐसे डायलेटेड पोर्शंस देखने को मिलते हैं, और उन डायलेटेड पोर्शंस को हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? मीन्स एक्सॉन के लास्ट में ऐसे जो अलग अलग ब्रांच हैं, उन्हें तो हमने बोल दिया टीलोडेंड्रिया, और टीलोडेंड्रिया के लास्ट में ऐसे बटन जैसे डायलेटेड पार्ट जो दिख रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेसिकल्स। क्लियर? अब वेसिकल्स की खासियत यह है कि इन वेसिकल के अंदर जो है वह न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। इन बटन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ रहता है। जब भी इस न्यूरॉन को जानकारी आगे सेंड करनी होगी, तब ये एक्सॉन मदद करेगा, और ये एक्सॉन इंफॉर्मेशन को आगे भेजने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा। कैसे, वो ध्यान दें। हमने ये कहा था कि इस डेंड्राइट के ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर क्या करते हैं, उधर आगे से आने वाली इंफॉर्मेशन को अपने साथ चिपका लेते हैं, और इंफॉर्मेशन को किस दिशा में ट्रांसफर करते हैं, पेरिफेरल से कैच करते हैं और सेल बॉडी की तरफ ले आते हैं। सेल बॉडी क्या करेगी, सेल बॉडी को इंफॉर्मेशन आगे भेजनी है तो वो एक्सॉन की तरफ आगे बढ़ाएगी। अब एक्सॉन इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से तो लेते हैं और आगे की तरफ ट्रांसफर करने वाले हैं, और ट्रांसफर करने के लिए वह न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे, और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो इन वेसिकल्स के अंदर भरे रहते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा एक्सॉन की संरचना। एक्सॉन की संरचना में हमने काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं, उन सब की स्ट्रक्चर पता रखें। सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमने एक्सोप्लाज्म। क्या होता है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है एक्सॉन के अंदर, उसे हमने एक्सोप्लाज्म का नाम दिया है। दूसरा लिखा है एक्सोलेमा। ये जो झिल्लीनुमा संरचना है जो कि एक्सोप्लाज्म के बिल्कुल पास में लेयर है, उसे हमने एक्सोलेमा का नाम दिया है। देन हमने लिखा एक्सॉन हिलोक। एक्सॉन हिलोक क्या है, इनिशियल पार्ट ऑफ एक्सॉन थोड़ा डायलेटेड रहता है, थोड़ा फैला हुआ रहता है, जो कि सेल बॉडी से चिपका हुआ है, उसे हम एक्सॉन हिलोक के नाम से जानते हैं। देन चौथा पॉइंट हमने लिखा है न्यूरोफिब्रिल्स। न्यूरोफिब्रिल्स क्या हैं, तो यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन का काम करते हैं। देन हमने लिखा माइलिन शीथ। किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। और किस फॉर्म में है, तो बंडल्स के रूप में है, और बंडल्स के रूप में होने के साथ साथ यह बीच में जो खाली स्थान होता है उनका नाम हमने क्या रखा है, नोड्स ऑफ रेनवियर के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखा है हमने न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा क्या होता है, माइलिन शीथ को भी बाहर से कवर करने वाली इस लेयर को हमने न्यूरोलेमा का नाम दिया है। देन हमने पढ़ा एक्सोनल फ्लो। एक्सोनल फ्लो क्या होता है, एक्सॉन के पास में निसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, जिससे उसके पास राइबोसोम नहीं होता है, और वो खुद का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता है। खुद नहीं बनाएगा तो कहीं से लेने वाला है। कहां से लेगा, वह सेल बॉडी से रिसीव करने वाला है, और सेल बॉडी से बने बनाए रेडीमेड प्रोटीन का एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर होना, उसे हम एक्सोनल फ्लो के नाम से जानते हैं। देन हमने लिखा टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया क्या है, तो एक्सॉन का अंतिम हिस्सा ऐसा डायलेटेड दिखाई देता है, जिसे हम टीलोडेंड्रिया के नाम से जानते हैं। देन टीलोडेंड्रिया का भी एंडिंग पॉइंट ऐसा डायलेटेड बटन की तरह दिखाई देता है, जिसे हम वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, और इन वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं, जो कि आवश्यकता पड़ने पर एक्सॉन रिलीज कर सकते हैं, उसे आगे छोड़ सकते हैं। तो ये था एक्सॉन की संरचना के बारे में। तो ये तीनों हिस्से पूरे हो गए हैं। अब तक हमने सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के अंदर
दो प्रकार की सेल्स का जिक्र किया था, एक होती हैं न्यूरॉन्स, एक होती है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट, काम करने वाली इकाई हैं, जबकि न्यूरोग्लिया जो है वह सपोर्टिंग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में उसके तीनों हिस्से पढ़े, पहला सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट और तीसरा एक्सॉन। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।